ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो यन्तां नमो सिद्धां नमो वैद्यां नमो वच्छायां नमो वे सर्वसां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यं जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तां परमतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्दुर्लभे। उपयोग अपना चैप्टर चल रहा है। पिछली बार हमने चर्चा की थी उपयोग किसे कहते हैं, उपयोग के कितने भेद हैं। ज्ञानोपयोग के अंदर हमने मति ज्ञान की चर्चा की थी और मति ज्ञान के कुछ भेद बताए थे। कितने भेद बताए थे? मति ज्ञान के 4 भेद कौन कौन से? अवगत, इहा, अवयव, धारणा। तो यदि हम उसका डिटेल करें तो डिटेल करके और ज्यादा भेद कर सकते हैं। बताया था डिटेल में कितने बताए थे हैं? टोटल कितने बताए थे? 336 तो ही, बाकी बताए कितने थे? 288। 288 कौन कौन से मालूम है किसी को? मालूम आपको? बताओ। एक एक के पहले बात करेंगे कि पहले? हाँ, 48 चेंगे 288। वैसे अपन ये करेंगे पहले कि अवग्रह के मति ज्ञान के 4 भेद है। अवग्रह, इहा, अवयव, धारणा 4 हो गए। उन चारों को 5 इंद्रियों और मन से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24। और 24 को 12 से गुणा कर देंगे 12 प्रकार के पदार्थों से तो कितने हो जाएंगे? 288। किन 24 तो आया ना समझ में कैसे आए? 5 इंद्रियों और मन, इन 6 का अवयव, 6 की इहा, 6 का अवयव, 6 की धारणा। कितने हो गए? 24। और 24 के 24 12 प्रकार के पदार्थों को जानते हैं तो 24 12 को जानेंगे तो 24 गुणित 12 288। मैंने वो 24 को 12 पे लगाना है तो हर 24 को जो अपन एक पे लगाएंगे तो 24 × 12 कितने हो जाएंगे? 288। बताओ 12 कौन से पदार्थ? बारह प्रकार के पदार्थ कौन से? ये 12 प्रकार के पदार्थों के नाम याद है किसी को? पानी खूब आ रहा है। पानी में आप लोग मत परेशान, पानी आ रहा हो तो अपन फिर उधर ही चलेंगे। फटाफट 12 प्रकार के पदार्थों के नाम बता दो। पानी में रिस्की। चलो कौन बताएगा? 6 है तो 6 नहीं बता सकते और दूसरे 6? ये 6 तो दिख रहे हैं। इन 6 के अलावा बाकी बच्चे हुए 6 कौन बता सकता है? देख देख के बता। हाँ है एक। हाँ, अच्छिप्र, मिश्र, उक्त है,
ताली बजाएंगे इनके 6 अच्छे बता दिए। तो ये 6 हो गए ना, और 6 ये जो दिख रहे हैं कितने हो गए, ये 12। तो 12 प्रकार के पदार्थों को मति ज्ञान जानता है। तो कितने हो गए, 288। कि पूरा ज्ञान का वर्णन है। अब ये 288 हो गए, अपने को निकालना कितने हैं, 336। अपन देखते हैं 336 थोड़ा पढ़ते हैं। तो एक अवयव के 2 भेद है, कितने, 2 भेद। कौन कौन से अवयव के 2 भेद, कौन कौन से, व्यंजनावयव और अर्थावयव। क्या अंतर है इसमें, तो जो अप्रकट अवयव है, अव्यक्त है, वो है व्यंजनावयव, और जो प्रकट और व्यक्त अवयव है वो अर्थावयव। आप सब लोगों ने मटका देखा, मटका मिट्टी का सूखा मटका, अच्छा नया का नया खरीद के लाया बाजार से, उसके अंदर अपन ने 1 बूंद पानी डाला, 1 बूंद, वो प्रकट है, और पानी की बूंद फिर 1 और बूंद डाली, वो प्रकट है, वो तो ऐसे पी जाती, पता ही नहीं चलता, दिखती नहीं। तीसरी बूंद डालो, चौथी बूंद डालो, 5वीं बूंद, 10-20 बूंद डालेंगे तो अपने को थोड़ी सी एकाध बूंद दिखेगी, तब तक नहीं दिखेगी। तो 9 बूंद तक तो वो जल अप्रकट है, क्योंकि उसने घड़े नहीं सोख लिया। तो 10वीं बूंद से वो थोड़ा सा प्रकट हुआ। ऐसी जब तक अवयव अप्रकट है तब तक वो व्यंजना अवयव है, और जैसे ही वो अवयव प्रकट और व्यक्त हो गया तो वो क्या कहलाएगा, अर्थावयव। तो पहले कौन सा अवयव होगा, व्यंजनावयव के अर्थावयव, व्यंजनावयव पहले अप्रकट होगा अवयव, फिर अप्रकट होने के बाद धीरे धीरे जब वो अप्रकट में अपनी बुद्धि चलेगी तो वो अप्रकट में क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ये है इसका। अब इसमें क्या है कि जो सीक्वेंस पड़ेगा, अब वो इस तरह से सीक्वेंस पड़ेगा, पहले व्यंजनावयव, उसके बाद अर्थावयव, फिर अर्थावयव के बाद ईहा, ईहा के बाद अवाय, और अवाय के बाद धारण। तो अपन ने 5 इंद्रिय और मन से पहले कितने किए थे, 4 किए थे। 5 इंद्रिय और मन 6 थे ना, उन 6 के अवयव ईहा, अवाय, धारणा, ऐसे 6 24 किए थे। अब आप 5 हो गए, तो क्या हो गया, व्यंजना हो गया, अर्था हो गया, ईहा, अवाय, धारणा। तो पहले 24 थे, अब यदि अपन 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 30। लेकिन अब इसमें 30 नहीं होंगे, 28 ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि चक्षु और मन इनका व्यंजनावयव नहीं होता है। चक्षु का जो भी अवयव होता है वो सीधे पहले ही समय में प्रकट हो जाता है, वो अप्रकट नहीं रहता। मन से जो विषय सोचते हैं वो पहले ही समय में अपने लिए प्रकट है। तो चक्षु और मन इनका व्यंजनावयव नहीं होगा, सीधे अर्थावयव होगा। तो ये चक्षु और मन का व्यंजनावयव अपन माइनस कर देंगे, तो 30 में से 2 माइनस हो गए, कितने हो गए, 28। तो उन 28 को अपन 12 से गुणा करेंगे तो मति ज्ञान के कितने भेद हो जाएंगे, 336। आया कुछ समझ में, नहीं आया, फिर बताता हूं। 5 इंद्रिय और मन से अवयव होता है, ये तो तुमने पढ़ा है कि 5 इंद्रिय और मन के द्वारा क्या होता है, अवयव। अवयव किसे कहते हैं, तो ये ख्याल रखना, अवयव किसे कहते हैं, अवयव किसका नाम है, आंखें तो सबकी होगी ना। अवयव किसे कहते हैं, सबसे पहला जो जाना है दर्शन के बाद उसका नाम क्या है, अवयव। अब ये जो सर्वप्रथम जानना है 2 प्रकार का है, एक अव्यक्त, एक व्यक्त। जब तक वो अव्यक्त जानना है तब तक क्या कहलाएगा,
व्यंजना हो गया। जब वो व्यक्त जानना हो जाएगा तब वो क्या कहलाएगा? अर्था होगा। तो अव्यक्त जानना है वो 5 इंद्रियों मन 6 के द्वारा होगा कि नहीं? अव्यक्त जानना केवल 4 इंद्रिय के द्वारा होगा, मन और चक्षु के द्वारा अव्यक्त जानना नहीं होता, सीधे व्यक्त जानना होता है। तो व्यंजना होगा कि कितने भेद बनेंगे? 6 की 4 बने। व्यंजना होगा कितने भेद हुए? 4। कौन कौन से कौन बताएगा? 4 भेद। हाथ खड़ा करो, बताओ क्या नाम से आए ख्याल में? हाँ बताओ। रोना है, जीवा सुन है, हाँ सुनना 2 3 रसना लगा दें, सुनना कि सुनना। तो इंद्री के नाम बताओ ना, 4 क्या क्या है? 5 इंद्री के नाम याद है कि नहीं याद है? 5 इंद्री के नाम बताओ। 5 इंद्री के नाम स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कान। 5 इंद्रिय ना, तो 2 को माइनस कर दो, चक्षु और मन को। 6 है, चलो 5 इंद्रिय मन, चक्षु और मन को माइनस कर दो। 4 इंद्रिय के नाम बताना है, बताओ बताओ रॉबिन। 4 कौन कौन से भेद बताओ ना? ए रोहन रॉबिन तो इधर है। अरे गड़बड़ कर दी, फिर भी आएगा। स्पर्श, रस, स्पर्शन और स्पर्श नहीं हो, स्पर्शन है। चलो कौन बताएगा? बताओ रॉबिन। स्पर्शन, हाँ है घ्राण कारण का। अगर तुम पहले स्पर्शन के बाद क्या आएगा? रसना, फिर ग्रहणी लग रहा है, ग्रहण कारण। बढ़िया, 4 हो गए, बस खत्म। स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण। आया समझ में? नहीं आया? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इन 4 का व्यंजना वगैरह होता है। मतलब इनका पहले अप्रकट अवग्रह होता है और फिर प्रकट होता है। चक्षु के द्वारा ऐसा नहीं होता, क्योंकि चक्षु को क्या चक्कर है कि चक्षु को जानने के लिए पदार्थ को छूने की आवश्यकता नहीं है। चक्षु को कोई चीज जानना है तो उसके लिए पदार्थ को इंद्रिय से भिड़ने की जरूरत नहीं। बिना चक्षु को छुए तो पदार्थ चक्षु के द्वारा जानने में आ जाता है। लेकिन ठंडी गर्मी का ऐसा नहीं है। गरम गरम पानी हो उबला हुआ, या अच्छा गरम गरम घी हो, गरम गरम चाशनी हो, वो गरम गरम गुलाब जामुन, और एकदम ऐसे ही अपन कटोरे में रख दो, पता नहीं चलेगा कि गर्मी है कि ठंडी है। खाओगे तो पता चलेगा कि क्या है। जीवान में तो जलती नहीं किसी की। आंख से यदि ठंडी गर्मी का ज्ञान हो जाता था, आंख ठंडी गर्मी का नहीं बता सकती। ठंडी गर्मी का ज्ञान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ लगाना पड़ेगा। पानी को देख के तो बता सकता है कि गर्म में ठंडा, भले वो आए हो कितना ठंडा है नहीं बता सकते। और ऐसे ही मिठास, रसगुल्ला अपनी मम्मी ने बनाया और वो अपन देख के बता सकते हैं कि इसमें शक्कर डली कि नहीं डली, या नमक डला कि नहीं डला है। ये आशिका के लिए देख के बता सकती है, बता सकती बिना देखे या बिना चखे कि इसमें नमक डला है कि नहीं डला है। कोई सब्जी में कोई बिना देखे नमक तो बता सकता है कि बिना देखे क्या बिना चखे, देखे केवल देख के अपन उसके रस को जान सकते हैं क्या? रस जानने के लिए जीवान पे लाना पड़ेगा। ठंडी गर्मी का ज्ञान करने के लिए शरीर को टच करना पड़ेगा, उंगली लगा के देखनी पड़ेगी। बिना उंगली लगाए ठंडी गर्मी का ज्ञान नहीं होगा। बिना जीवान पे टच कराए रस का ज्ञान नहीं होगा। बिना कान शब्द में आए शब्दों का ज्ञान नहीं होगा। गंध भी यहाँ आएगी नाक में तब ज्ञान होगा।
लेकिन आपको मेरे को देखना है तो आपको मेरी आंख में नहीं घुसना पड़ेगा कि घुस जाओ तब दिखेंगे, ऐसा नहीं है। आंख एकदम दूर रह के भी देख लेती है। बाकी 4 इंद्रियों में फैसिलिटी नहीं है। चारों इंद्रियों के विषयों को पास में लाना पड़ता है। रसगुल्ले का स्वाद लेना हो तो हलवाई की दुकान को देख के काम नहीं चलेगा, खरीदना पड़ेगा, नहीं तो हलवाई की दुकान ही बंद हो जाती है। सब दूर से देख देख के ही मजा लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, हलवाई की दुकान को, हलवाई को मालूम है कि जब तक ये चीज इसकी जीवान पे नहीं जाएगी तब तक इसका रस नहीं आए, तो इसलिए वो दिखाता है और खिलाने के पैसे लेता है। क्या? लेकिन पेंटिंग हो, पेंटिंग तो पेंटिंग भी ऐसे ही बाहर रख दे हलवाई की तरह सजा के। यदि उसको प्रदर्शनी लगानी हो, प्रदर्शनी एग्जीबिशन, कोई चीज दिखानी हो, 5 रुपए का टिकट लगा के, तो उसको पहले दरवाजे सब पेंटिंग अंदर रखनी पड़ेगी और बाहर आदमी को बिठाना पड़ेगा टिकट चेक करने के लिए, तभी वो उसको पैसा मिलेगा। यदि पेंटिंग भी हलवाई जैसी दुकान में सजा के रख दे कि आंख है, तब तक पेंटिंग को आंख में घुसेड़ेगा नहीं, तब तक देखेगा कैसे? ऐसा नहीं है। पेंटिंग के साथ रूल अलग है और हलवाई की मिठाइयों के साथ रूल अलग है। ऐसे गुलाब है, तो गुलाब की खुशबू वो कोई कितनी कोशिश करे, क्या समझ लो अमेरिका के टीवी के, अमेरिका के अंदर गुलाब है, उसको अपन टीवी पे देख रहे हैं, कितनी खुशबू आ रही है, देख के आ रही है खुशबू? नहीं आ रही। खुशबू कौन से गुलाब की आएगी? जो यहाँ आसपास होगा उसके आएगी। वो नहीं भी दिखेगा तो यदि नाक में उसकी गंध गई तो उसका सुगंध आएगा। ऐसे शब्द भी जब कान में जाएंगे तो ज्ञान जाए। तो ये 4 इंद्रिय के पदार्थ भिड़ के जानते हैं। ये जब तक ये इंद्रिय से भिड़ते नहीं, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श भिड़ता नहीं, रसना इंद्रिय से रस भिड़ता नहीं, कर्ण इंद्रिय से शब्द भिड़ते नहीं, गंध इंद्रिय से गंध, नाक से गंध भिड़ती नहीं, तब तक ज्ञान नहीं होता। इसलिए जब भिड़ती है तो अव्यक्त होता है, प्रकट नहीं होता, वो भी धीरे धीरे प्रकट होता है। चक्षु इंद्रिय से तो हम जो देखते हैं पहले ही समय प्रकट है, मन से जो हम विचार करते हैं पहले समय प्रकट है। इसलिए व्यंजनावरण कितनों का होगा? 4 का। चक्षु इंद्रिय मन का व्यंजनावरण भी होगा, तो व्यंजनावरण कितने भेद हुए? 4 इंद्रिय के द्वारा हुआ इसके 4। अब अर्थावरण मैंने प्रकट अवग्रह, तो 4 इंद्रियों का पहले व्यंजनावरण हुआ। अब व्यंजनावरण के बाद में क्या होगा? प्रकट हो जाएगा जब वही अवग्रह, तो क्या कहलाएगा? अर्थावरण। तो 4 इंद्रियों जिनका पहले अप्रकट था, जब वो घड़े की मिट्टी के खंडे के अंदर जैसे बहुत सारी पानी डाला तो वो पानी क्या हो गया? प्रकट हो गया। ऐसे जब वही अवग्रह जब थोड़ा विशेष हुआ, आगे बढ़ा, तो वही अवग्रह क्या हो गया? प्रकट हो गया। उस प्रकट अवग्रह को हमने क्या कहा? अर्थावग्रह। तो 4 इंद्रियों से पहले व्यंजनावग्रह हुआ, उन्हीं 4 से पहले बाद में क्या हुआ? अर्थावग्रह। और चक्षु और मन से सीधे अर्थावग्रह हुआ। तो अर्थावग्रह के तो 6 भेद है और व्यंजनावग्रह के 4। इस प्रकार से 10 भेद है। आयत में आया कुछ समझ में भैया? ये यदि समझ लिया ना आप लोगों ने तो समझ लो बहुत बड़ी चीज समझ लो, क्योंकि ये चीज बड़े बड़े लोगों को भी, कई लोगों को आज तक समझ में नहीं आई। रथ के परीक्षा दे दी होगी उन्होंने। देखो व्यंजनावग्रह सिर्फ अवग्रह हुआ और अर्थावग्रह के बाद में क्या होगा? इहा, अवाय, व्यंजनावग्रह कितनी इंद्रियों के द्वारा होता है? 4। और अर्थावग्रह 6 के द्वारा। ठीक है। एक मिनट, अब हमने व्यंजनावग्रह के अलग देख लिया। इस तरह से नहीं करना अपने को, वही अच्छा है। तो 6 ये, 4 ये, कितने हो गए? 10। और इहा कितने इंद्रियों मन से, कितने इंद्रियों से होगी और मन से होगी? इहा के कितने भेद कर सकते हैं? 6। अवाय के भी 6, क्योंकि वो 5 इंद्रियों मन से होगा। इहा भी 5 इंद्रिय मन से, अवाय भी 5 इंद्रिय मन से और धारणा भी 5 इंद्रिय मन से। तो 10 ये और 6, 6, 6, 10 और 18, 28। 28 के 28 12 प्रकार के पदार्थों को विषय करेंगे
336। कौन बता सकता है 336 बेहद बताओ? कौन बोल रहे हैं? 18। अच्छा ऊपर से आवाज आ रही है। देखो कौन ये व्यंजना होगा कि 12 प्रकार के पदार्थों को जानेगा, अर्थ होगा कि 12 प्रकार के पदार्थों को जानेगा। व्यंजना होगा कि यदि भेद करो अलग से तो व्यंजना होगा 4 इंद्रिय से ही होगा, चक्षु मन से होगा नहीं, तो व्यंजना होगा 4 इंटू एक व्यंजना होगा ही हुआ एक 4 इंटू 1 4 और 12 प्रकार के पदार्थों का होगा इसलिए 48 ही होगा। तो वो जो अपन ने 288 पढ़े थे उसमें 48 जो पहले अपन ने अवग्रह का 1 रखा था अवग्रह, अब अपन ने 2 कर दिए, व्यंजना अवग्रह और अर्थावग्रह क्योंकि 6 वेद बराबर वैसे कैसे बने रहे, जैसे पहले अवग्रह के 6 थे यहाँ भी व्यंजना अर्थावग्रह के 6 वेद बने रहे, तो इसलिए वो 6 तो ऐसे कैसे रहे, व्यंजना अवग्रह के जरूर 4 एक्स्ट्रा आ गए, 4 को अपन ने 12 से गुणा किया तो 12 चौका 48, 288 में जुड़ गए तो कितना हो गए 336। ये पहले अपन ने पढ़ा नहीं है। अर्थावग्रह के बाद में यह अवाय धारणा, इन चारों को 5 इंद्रिय मन से गुणा किया तो कितना हो गए 24 के 24 12 प्रकार के पदार्थों को जानते हैं तो कितना हो गए 288 ये और 48 पहले के कितना हो गए 336। बताओ आप कौन बताएगा 336? ये और देखो व्यंजना वगैरह का सिर्फ अवग्रह उसमें यह अवय धारणा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी उसमें यह अवय धारणा? व्यंजना वगैरह के बाद यह अवय धारणा होगी क्या? व्यंजना वगैरह के बाद क्या होगा? अर्थावग्रह, इसलिए अपन ने व्यंजना वगैरह में केवल एक ही देखा बस अवग्रह होगा, व्यंजना वगैरह का बाद यह अवय धारणा नहीं होगी, व्यंजना वगैरह का केवल अवग्रह होता है, तो व्यंजना वगैरह का अवग्रह होता है इसलिए केवल अवग्रह और 4 इंद्रिय से होगा, 1 इंटू 4 12 प्रकार के पदार्थों का 48 हो गए। अब अर्थावग्रह में यह भी होगी, अर्थावग्रह के बाद यह फिर अवय होगा फिर धारणा होगा, चारों चीजें होगी, चारों को 5 इंद्रिय मन से गुणा किया 24 की 24 चीजें 12 प्रकार के पदार्थों को जानेगी तो 24 इंटू 12 288 ये और 48 ये दोनों को जोड़ दिया कितने हो गए? कौन बताएगा कितने को? बाद में करेगा 336 वेद को बताएगा। अरे आशिका होगा तो बताओ। ठीक है, अवग्रह हीरा अवय धारणा 4 हो गए और अवग्रह हीरा अवय धारणा चारों को हाँ बहुत बढ़िया देखो बताएंगे तो फिर भी देखो इसको आगे मतलब आपको सब बता सकते हैं, अभी भी किसी को अब तो मैं किसी का नाम लेके भी बोल सकता हूँ। चलो कौन बताएगा अच्छे से और समझा दो एक बार, किसी को नहीं आया तो समझ में आ जाएगा। चलो कौन बताएगा? बताओ रॉबिन बताओ। 4 रूप से 4 इंद्रियों की तरफ ठीक हाँ 48 कैसे होगा? हाँ हाँ ठीक है। और
किसने नहीं बताया? चलो आप बता दो। हाँ अच्छे से बताना, एकदम सबको समझ में आया, समझाना है अपने को एक एक को खोल के। हाँ क्यों छोड़ेंगे? मतलब ये रंजना वगैरह चक्षु मन को नहीं, वो कारण नहीं, असल कारण क्या है कि चक्षु और मन के द्वारा पहले समय में जो जानना होता है ना, वो कैसा होता है? प्रकट क्या प्रकट? प्रकट होता है इसलिए। दो सेट क्या दो, बहुत बढ़िया। अब देखो अपन थोड़ा सा इसमें क्रम देखते हैं ज्ञान का, क्या क्रम है ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम। तब तक तो अव्यक्त भी नहीं है और व्यक्त कुछ भी नहीं है उसमें, मतलब एक स्टेप नहीं है उसमें, व्यंजन नहीं होगा उसमें। समझ में? चक्षु और मन में अव्यक्त आवरण नहीं होगा, सीधे क्या हो जाएगा? व्यक्त। इसलिए वो दो उसमें अपन ने व्यंजन अव्यक्त के दो भेद नहीं की, क्योंकि चक्षु और मन का विषय जो है पहले समय में व्यक्त है। देखो इसमें देखो, चक्षु को छोड़कर जो शेष 4 इंद्रियां हैं उनमें क्या क्रम चलता है? सबसे पहले क्या होगा? चक्षु दर्शन। अभी मैं दर्शन बताऊंगा तो आपको ख्याल आ जाएगा, क्योंकि चक्षु को छोड़ दिया ना अपन ने, तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो होता है सामान्य प्रतिभास, उसको क्या कहते हैं? चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने वाले दर्शन का नाम क्या है? चक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने वाले सामान्य प्रतिभास को, सामान्य जानने को हम कहते हैं चक्षु दर्शन। चक्षु को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां है ना, चक्षु को छोड़ दिया अपन ने, शेष 4 इंद्रिय रखी, और शेष 4 इंद्रियों का द्वारा सबसे पहले दर्शन होगा, तो कौन सा दर्शन कहलाएगा वो? चक्षु दर्शन। क्योंकि चक्षु इंद्रिय को छोड़ के अन्य इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो दर्शन है उसका नाम है अचक्षु दर्शन, और चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने वाला जो दर्शन है उसका नाम क्या है? चक्षु। तो सबसे पहले हो गया अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन के बाद में क्या होगा? दर्शन के बाद ज्ञान होता है, पहले अचक्षु दर्शन हो गया, फिर ज्ञान होगा। तो ज्ञान में सबसे पहले क्या होगा? मति ज्ञान। मति ज्ञान में सबसे पहले क्या होगा? व्यंजना होगा, क्योंकि 4 इंद्रिय है, चक्षु मन पे है नहीं, 4 इंद्रिय है, तो सबसे पहले व्यंजना होगा। फिर क्या होगा? फिर ये हो गया। अब चक्षु इंद्रिय का हिसाब किताब देखते हैं। चक्षु इंद्रिय के द्वारा सबसे पहले जो दर्शन होगा उसका नाम क्या है? चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन के बाद क्या होगा? व्यंजना होगा। क्यों होगा? क्योंकि सीधे ही अगले समय में प्रकट है, सीधे चक्षु दर्शन हुआ और अगले समय में प्रकट हो गया। तो जो आप कह रहे हो जो चीज बाहर है, दूर है, तो वो उसका चक्षु दर्शन भी कहां है? जिसका चक्षु के द्वारा दर्शन हुआ है उसका अगले ही समय, मतलब अगले स्टेप पे उसका सीधे अर्थावरण होगा। कौन सी स्टेप? एक जो है इसमें उसने सीधे उसको जंप मारी, व्यंजना होगा, इसमें व्यंजना होगा नहीं होगा, सीधे वो व्यक्ति जान देगा, तो इसलिए वो एक स्टेप माइनस हो गई। तो सीधे चक्षु इंद्रिय के चक्षु दर्शन हुआ, फिर अर्थावरण हो गया, और फिर आगे बढ़े तो यह, फिर आगे बढ़े तो आवाज, फिर आगे बढ़े तो ये मति ज्ञान तक का है। इसके आगे फिर बात की बात है, अभी यहां तक समझ लो, ठीक है ना। अब मन है, अब मन कौन से इंद्रिय में आता है? 5 इंद्रिय में से कोई भी इंद्रिय नहीं है, अतीन्द्रिय अनिंद्रिय सॉरी। तो मन के द्वारा जो दर्शन होगा वो चक्षु दर्शन कहलाएगा क्या? चक्षु दर्शन नहीं कहलाएगा। चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने वाले दर्शन का नाम है चक्षु दर्शन, और मन चक्षु तो है नहीं,
दर्शन में जाएगा। मन के द्वारा सीधे क्या होता है, अर्थ होता है, मन के द्वारा व्यंजनावरण नहीं होता। चक्षु दर्शन, फिर होगा अर्थ होगा, फिर होगी इहा आवाज, फिर विधान। आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बिना बेझिझक होके कोई भी चीज पूछ लेना। ये क्लास है, अपनी प्रवचन तो है नहीं। समझ में आ रही नहीं आ रही? ऋषभ, पीछे वाले लोग, बालकनी वाले लोग, उनसे पूछ लेते हैं कौन बताएगा 336 वेद। पीछे वाले पूछते हैं अपनी क्लास तो ठीक। चलो बताओ साहब, शशि जी को छोड़ दीजिए। बताओ 336, सबने तत्वार्थ की परीक्षा दी होगी ना, बताओ। चलो कोई बात नहीं, अगली बार बताओ ना, अगली बार आप लोगों से भी पूछा जा सकता है यहाँ। ये समझ में आ गया सबको, इसलिए चलो अपन आगे। मति ज्ञान ख्याल में आया किसको? कुछ प्रश्न मति ज्ञान के बारे में? कोई प्रश्न मति ज्ञान से संबंधित? मन भी सीधे प्रकट जानता, प्रकट नहीं होता। मन से जो जानता है एकदम प्रकट है, स्पष्ट है। हो सकती हो भी नहीं भी हो। मन के अंदर कोई विचार करते ना, तो उसमें जरूरी नहीं कि यह आवाज धारणा होगी। देखो ध्यान रखना, ये जितने भी अपन भेद बता रहे हैं, एक सेकंड, हाँ ये जो है, ये किसी भी स्टेज पे ब्रेक हो सकता है। ये लास्ट स्टेज तक जाए जरूरी नहीं है। लास्ट स्टेज तक चले जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो कहीं भी ब्रेक हो सकता है। किसी जैसे केवल दर्शन ही हो, ज्ञान हो ही नहीं। ज्ञान में भी केवल व्यंजन हो रही हो, अर्थावय नहीं हो, अर्थावय हो जाए या नहीं हो, या हो जाए अवाय नहीं, अवाय तक आ जाए धारणा नहीं। मैंने ये कोई जरूरी नहीं कि लास्ट तक पहुंचेगी आदमी। ये तो स्टेशन है, पहला ये स्टेशन आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, लेकिन आखिरी स्टेशन तक जाए जरूरी है क्या? इंदौर से दिल्ली तक की ट्रेन जाती है तो अपन तो स्टेशन बताए थे कि ये स्टेशन इस क्रम से जाएगी, लेकिन हर आदमी दिल्ली जाएगा जरूरी से नहीं है। कोई बीच में उतर जाए, कोई आखिरी तक चले जाए, ये सब अलग अलग विशेष है। और यहाँ जानने की अभिलाषा है, निर्णय नहीं हुआ और हवाई का निर्णय हो गया, डिसीजन दे दिया आपने। जैसे सफेद सफेद चीज देखी तो ये बगुला है, ये ध्वजा की पंक्ति है, ये प्रश्न अंदर में उत्पन्न हुआ, जानने की जिज्ञासा हुई, और अपन ने चिन्ह देखे, हिल रहा है ये, वो हिलने से निर्णय निकाला कि ये तो बगुलों की पंक्ति होना चाहिए, और जो निर्णय निकाला तो कह दिया कि डिसीजन दे दिया ये बगुलों की पंक्ति है। ये डिसीजन क्या कहलाएगा? अवाय। और जब तक अपनी इच्छा थी जानने की कि क्या है, तब तक वो क्या कहलाएगा? एक मिनट, ये देखिए मत इसमें सर्वप्रथम जाना अपन ने तो सफेद सफेद है, अगले समय इच्छा हुई सफेद क्या बगुले हैं, ध्वजा की पंक्ति है, और फिर उसके बाद निर्णय किया। फिर निर्णय करने के बाद वो याद रखना उदाहरण थोड़ा जितनी देर तक नहीं, जितनी धारणा भी अलग अलग तरह की होती है। अगले मिनट याद रहेगा, 5 मिनट तक याद रहेगा, 10 मिनट तक, अगले दिन तक, 5 दिन तक। कुछ चीजें जिंदगी भर में बोलते हैं और कुछ अगले दिन भूल जाते हैं।
कुछ 5 दिन तक नहीं बोलते हैं, ऐसा अलग अलग। सबकी बुद्धि अलग अलग चीजों में चलती है। किसी की निर्णय करने में बुद्धि बहुत दौड़ती है, किसी को मेमोराइज अच्छा हो जाता है, किसी की जानने की अभिलाषा खूब होती है, किसी को अवगुण होता है। सबका क्षेत्रफल अलग अलग है। ऐसा नहीं कि किसी सब में एक जैसा है, सबकी बुद्धि दुनिया में अलग अलग तरह की है। कोई जानने की अभिलाषा हो करती किसी को दुनिया की, ये क्या है वो क्या है। और कोई जो अपन देखते हैं ना, कोई रटकुट होता होता है, रटने में समझ आएगा, और कोई को समझ में नहीं आता है, रटने में कुछ नहीं आता। अलग अलग तरह का रहता है। रटने वाला आप लोग कह दो कि तू समझ ले, मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इसी तरह रट ही लूंगा। और समझ में आने से कहो कि देखिए तो तेरे को रटना ही पड़ेगा, वो मेरे से नहीं हो सकता। अलग अलग तरह के लोग हैं। चले आए कि क्वेश्चन या तो सोच नहीं रहे, सोचोगे तो क्वेश्चन बनेगा। अरे मन से अपन सोचते ना, अपने को प्रकट होता है, व्यक्त है। हाँ, डायरेक्ट प्रकट, मन से प्रकट नहीं, जरूरी प्रकट। हाँ, दूसरे के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें अपने लिए ही है। ये ज्ञान अपना अपने लिए, आपका ज्ञान आपके लिए। आपका अभी अवग्रह या धारणा अलग चल रहा होगा, और मेरा अवग्रह या धारणा मेरा अलग चल रहा होगा। आपके ज्ञान से मेरे ज्ञान का कोई लेना देना कनेक्शन नहीं। आप दुख भोग रहे हो, मैं सुख भोग रहा हूं, मैं दुख भोग रहा हूं, आप सुख भोग रहे हो, कुछ भी हो सकता है। पूरा मतलब मति ज्ञान पूरा नहीं, उसके धारणा तक जाने को। मति ज्ञान के 336 में कोई सा भेद हो सकता है। 336 है ना, तो किसी को कितना हुआ, किसी को कितना हुआ, किसी को कितना हुआ। धारणा जिसको होगा मतलब वो सारी प्रोसेस से गुजर के आया है। तो भी एक ही धारणा का भेद, लेकिन वो पहले से आया। तो धारणा जिसके हो गई मतलब वो मति ज्ञान कंप्लीट हो गया। अब आगे होएगा वो शुद्ध ज्ञान होगा। अब मति ज्ञान में कुछ नहीं बचा। ऐसा शुद्ध ज्ञान का नियम नहीं है, धारणा के बाद ही होगा, लेकिन धारणा के बाद जो होगा वो शुद्ध ज्ञान ही होगा। क्योंकि किसी का निर्णय हुआ, याद नहीं किया आपने, और आप उसको देख के किसी और चीज का ज्ञान कर लिया। मति ज्ञान से जो चीज अपन ने जानी, घड़ा है, घड़ा याद से रखेंगे, लेकिन घड़ा पानी भरने के काम आता, ये याद रखा, ये याद मतलब ये ज्ञान हुआ, तो ये क्या गया, शुद्ध ज्ञान में गया। अब इसमें अपन ने घड़ा याद नहीं रखा, तत्काल घड़े को देखते ही ज्ञान हो गया, घड़ा पानी भरने के काम आता है, ये घड़ा खरीद लेना चाहिए, ये महंगा है, सस्ता है, बहुत सुंदर है, घर में खरीद लो, रखो, इसको पानी भरने काम है। जैसे अपन आंखों से देखते हैं ना, उसके बाद अपन प्रकट ज्ञान होगा, तो वैसे छूने के बाद ही प्रकट होगा। छूने के बाद में थोड़ा एकदम प्रकट नहीं होता, गर्मी एकदम पता नहीं चलती, एक आध थोड़ा सा उसमें समय दे देता है, इसलिए वो पहले समय में अप्रकट कहा है। अंतर है उसमें, ठंडी गर्मी को स्पर्श इंद्रिय के द्वारा छूने में और आंख के द्वारा देखने में। आंख में देखने में विशेषता है, चखने में अपने को जीवान पे रख भी दिया जाता है ना आपके, तो भी थोड़ा समय लगता है उसको, इसमें नमक है कि नहीं है, मिर्ची कम है कि ज्यादा है, 2-5 ऐसा। आंख में ऐसा नहीं है ये काला है कि नीला है, ये भी 2 मिनट रखो, देखते हैं तो स्पष्ट बता दें। नहीं, डायरेक्ट नहीं, मन में पहले जानता कुछ है, कैसा है, सब इच्छा होगी, मन के अंदर भी वो प्रोसेस चलेगा। पहले सर्वप्रथम जानना होगा सामान्य, फिर इच्छा होगी, फिर आवाज, फिर भाव। चलो मति ज्ञान तो अपना हो गया, थोड़ा शुद्ध ज्ञान में लगा कर लेते हैं। शुद्ध ज्ञान के विषय अपन ने भेद किए थे ना 2। शुद्ध ज्ञान यदि समझना हो डिटेल में, तो सबको हिंदी की 12 खड़ी आना याद जरूरी, और वो किसी को याद नहीं हो। ABCD जरूर याद हो, सब अंग्रेज हो गए अपने लोग, हिंदुस्तान तो कोई रहा है।
हिंदी आती किसी को? किसको आती हिंदी? हाँ, हिंदी की बारह घड़ी किसको याद है? आ आ ई उ क्या करना यहाँ याद है? किसको याद है कखा गए? अच्छा बता दो चलो। हाँ बताओ, अरे बताओ जोर से बताओ अच्छे से। नहीं आती, उसको भी नहीं आती तो चलो। क ख ग घ ञ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म त थ द ध न प फ ब भ म य ल ल व श श श और ह। छत्रज्ञ अगर आता है, छत्रज्ञ दो वर्ण के संयोग से बनता है। असल मूल शब्द तो ये है क ख ग घ ञ। पांच के जोड़े हैं, 5 पेयर है, पांच के ग्रुप है। क ख ग घ ञ छ छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। 5 25 हो गए। य र ल व। कितने हो गए? 25 और 4 29 और 3 श श श श और फिर एक हा हो गए 33। 25 4 29 4 33। आया कच्ची समझ में? देखो देखते हैं थोड़ा लिखा हो मैंने शायद। देखो थोड़ा सा अपन इसमें कहाँ दिया है तो मिल नहीं रहा है। 31 नंबर ये सवाल आ रहा है। देखो एक मिनट इसमें वो मसाला किताब इसमें देखते हैं।
व्यंजन होते हैं ना खाने के, खाने वाले व्यंजन नहीं है ये व्यंजन जो है बोलने वाले व्यंजन है। तो कितने व्यंजन है? 33। समझ में आया कौन कौन से 33 है? अभी व्यंजन आप संस्कृत के नियम है कि व्यंजन को बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। स्वर क्या होते हैं? तो स्वर होते हैं ये अस्वर है, आ ई उ, ये लिखा आ ई उ री 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 ए आई ओ, ये सब क्या है? ये स्वर है। स्वर कितने हैं? 9 स्वर है। लेकिन ये 9 के क्या नियम है? स्वर के नियम होते हैं। तो ये स्वर जब व्यंजन में जुड़ते हैं, जैसे क व्यंजन जो है हलंत वाला है, आधा क में अपन हलंत लगाते हैं ना, तो वो बोल नहीं सकते आप आधे क को, तो अपन क्या करते हैं? एक स्वर जोड़ देते हैं उसमें, अ जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? क। ई जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? की। उ जोड़ दिया तो कु, और ए जोड़ दिया तो के, ऐ जोड़ दिया तो कई, ओ जोड़ दिया तो को। तो ये व्यंजनों में स्वर जोड़ते हैं तो वो उच्चारण के योग्य होते हैं, नहीं तो लगता है आप उच्चारण नहीं कर सकते। तो स्वर हमको उच्चारण के लिए हेल्प करते हैं। और व्यंजन जो अकेले हैं, मतलब व्यंजन होता बिना स्वर का, क में अ मिला हुआ नहीं है, क आधा हलंत है। अब आप जो सा स्वर मिलाओगे वो वैसा हो जाएगा। अ मिलाओगे तो क हो जाएगा, ए मिलाओगे तो के हो जाएगा, ई मिलाओगे तो की हो जाएगा। समझ में आया? अभी बात हुई। तब ये 9 स्वर है, और ये 9 स्वर के क्या है कि इनको यदि आप 1 सेकंड में उच्चारण करो तो ये कहलाते हैं ह्रस्व, और इन्हीं 9 स्वरों को 2 सेकंड में उच्चारण करो तो ये कहलाते हैं दीर्घ, और 3 या 3 से ज्यादा सेकंड में उच्चारण करो तो कहलाते हैं प्लुत। ऐसे इनके 9 स्वर के 3 भेद है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो कितने आएंगे? 27। रस्व दीर्घ प्लुत के जैसे ये कहाँ काम आते हैं? रस्व दीर्घ प्लुत ये संगीत की भाषा में आते हैं। संगीत वाले जो लिखते हैं ना, तो वो इस स्टाइल में लिख देते हैं कि रस्व है कि दीर्घ है, तो वो गाने वालों को बड़ा ख्याल रखता है कि इसको 1 सेकंड में करना है कि 2 सेकंड में कि 3 सेकंड में। जब वो गाते हैं चलता था उनका, तो वो उसको पता रहता है कि कहाँ इसको कितना लंबा खींचना है, और कहाँ इसको एंड देना है, और कहाँ इसको 1 सेकंड में पूरा करना है। तो वो वहाँ वो लिख देते हैं रस्व है कि दीर्घ है कि प्लुत है उनकी लैंग्वेज में, तो वो उनको म्यूजिक में काम आता है। अपने भी ये काम आता है, अ है अपन 2 सेकंड में करें तो आ कर देंगे, क का। तो ये 3 तरह के हो जाएंगे सबके सब, फिर रस्व है, फिर दीर्घ हो जाएगा, फिर प्लुत। जैसे ई उ ऐ ऐ औ री 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 री। तो 9 के 9 स्वर 3 तरह के हो गए तो कितने आएंगे? 27। तो 27 है स्वर, और 33 व्यंजन जो पहले बताए थे ना, क ख ग घ यहाँ, च छ ज झ यहाँ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ, प फ ब भ, प फ ब भ म, य र ल व, और 3 सा और 1 हा, 33 वो 27 है। कुल कितने हो गए? 7। और 4 होती है अनुच्चार है योगा। योगा माने एक तो अपन विसर्ग लगाते हैं, राम, राम में विसर्ग लगाया, राम, तो क्या हो गया? विसर्ग। और एक अपन लगाते हैं अनुस्वार। अनुस्वार लगाते हैं ना, जैसे प्रशंसा, तो प्रशंसा, और शाह के ऊपर क्या है? बिंदी, उसको क्या कहेंगे? अनुस्वार। तो एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है। और जिह्वामूली और उपद्यमानी, ये 2 और यूज होते हैं। ये अपन लोग तो कभी कभी रेयर यूज करते हैं, इन लोगों के वेदों में यूज होते हैं। ऐसे 2 वर्ण और है। ऐसे कुल मिला के 60 वो और 4 ये, कुल कितने वर्ण है? 64। आए समझ में? कितने वर्ण हुए? 64। व्यंजन कितने हैं? स्वर, योगा 4 योगा,
33 स्वर, 27 स्वर और 33 व्यंजन। अब ये 64 से अपने को बनाना कोई जिनवाणी। इन 64 शब्दों के, इन 64 वर्णों के मेल से पूरी जिनवाणी बनेगी, शब्द बनेंगे। तो अब आप ये बताओ कि इन 64 वर्णों के मेल से कितने नॉन रिपीटेड अक्षर बनाए जा सकते हैं, शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे अभी समझ लो 3 जने हो, राम, लक्ष्मण और सीता। इन 3 जनों को किसी शादी में निमंत्रण दिया हो, या राम लक्ष्मण सीता छोड़ दो, कोई भी 3 भाई है, 3 भाई है ना, राम लक्ष्मण और भरत। अब ये 3 भाइयों को निमंत्रण है, तो ये 3 भाई के जाने के तरीके कितने हो सकते हैं? 6 कौन कौन से? तो 6 कौन कौन से बताओ? तीनों अलग अलग जाए, 3 तो ये हो गए, 6। तीनों साथ जाएंगे, 7 नहीं हो जाएगा? 7 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? फिर 7 हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला बना सकते हो आप। टू की पावर n-1, n माने जितने भी लोग हैं, 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8 - 1 7। कितने लोग मैथ्स के स्टूडेंट हाथ खड़ा करना? मैंने उसमें शर्म की, मतलब अच्छी बात है, मेरे को समझाने में आसान है विद्यार्थी। इन लोगों को ख्याल में आनी चाहिए चीज। हाँ, क्या 4 के यदि अपन भंग बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 4 चीजों के यदि भंग बनाएंगे, राम हनु सुग्रीव सुडी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 15, बहुत बढ़िया। 15, 5 के बनाएंगे तो 30, आगे उसको ख्याल है ना। तो ये अपन आप लोगों को कितने के बनाने हैं? यहाँ पे 64 के। 2 की पावर 64 -1। तो इतने जिनवाणी में अपनोट अक्षर, एक भी इसमें रिपीटेड नहीं है, सब अलग अलग है, इतनी वैरायटी है। अब हमारे पास में क्या है, हमको बताने के बाद हमारे पास बताने के लिए बहुत सब्जेक्ट है, अनंत पदार्थ है, और हमारे पास में जो शब्द है वो कम है। ये 64 वर्ण है, जो भी बनाएंगे इन्हीं की खिचड़ी बनाएंगे हम। मतलब जैसे अपने पास में अन्न कम है, वही गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, बेसन, चना है। अब हम क्या करेंगे, रोज उन्हीं का कुछ न कुछ कर करके खाना पीना बनाते हैं ना। जैसे अपने पास में वर्ण 64 है, ये अनादि निधन वर्ण है, ये किसी ने बनाया नहीं है, अनादि काल से अनंत काल पे रहेंगे। ये 64 मूल वर्ण है, और इन 64 वर्णों के संयोग से अपने को अक्षर बनाना है। अब वस्तु तो अनंत है, लेकिन अनंत वस्तु को कथन करने के लिए शब्द सीमित है, तो हम एक भी शब्द छोड़ेंगे नहीं। हमको इतनी चीज बतानी है और इतना ही है, तो हम क्या इतनों को छोड़ देंगे? एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो हम 64 से जितने अक्षर बन सकते होंगे वो सारे बना लेंगे, एक भी अक्षर छोड़ेंगे नहीं। और वो जितने भी अक्षर होंगे उन सबके द्वारा फिर हम जिनवाणी में वस्तु स्वरूप का कथन करेंगे। तो वो जितने भी अक्षरों के संयोग से, ये जितने भी वर्णों के संयोग से जितने अक्षर बनाए जा सकते हैं वो सारे हम बनाएंगे। और उन सारे अक्षरों का जिसको ज्ञान होगा वो कहलाएगा द्वादशांक का पाठी शुद्ध केवली। और जिसको 64 वर्णों के सारे अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा वो सब अपने जैसे रहेंगे। तो सवाल ये, कितने बनेंगे अक्षर, कितने बनेंगे? 2 की पावर 64 और -1 की तो कोई गिनती नहीं। 2 की पावर 64 यदि अपन देखें
तो वो कितनी हो जाएगी आपका 65,536, 65,536। इसका स्क्वायर करो, जो आए उसका फिर स्क्वायर करो, वो आ जाएगा आपका, उसको कहते हैं इकट्ठी। क्या कहेंगे उसको? इकट्ठी। माने इतनी बड़ी संख्या है, उस संख्या का फर्स्ट और सेकंड जो नंबर है, मतलब जहां से स्टार्ट होती है, वो 1 और 8 है, इसलिए अपन ने उसको कहा इकट्ठी। देखो मैंने दे रखा हुआ है कितनी है वो, है हाँ उसी में दे रखा है रोमन सारा, बहुत बड़ी। ये इतने अक्षर हैं, कितने कौन पढ़ सकता है इसको बताओ? कितने करोड़ है? हैं? इतने अक्षर बनेंगे, मतलब इतने कॉम्बिनेशन है। अक्षर नॉन रिपीटेड। समझ में आया? और ये नॉन रिपीटेड, रिपीटेड की तो अपन कहीं नहीं रहे। जो जैसे हे मैंने बोल दिया हे, तो हे मैंने एक बार बोला ना, तो वो दूसरी बार रिपीट होगा तो वो काउंट में नहीं आएगा। काउंटिंग इसी की होगी जो कि डिस्टिंक्टिव होंगे, अलग अलग होंगे। एक जैसे शब्दों को हम दूसरी बार नहीं लेंगे, हर एक शब्द नया होना चाहिए। तो इतने अच्छे, मतलब इतने शब्द अपने पास बने, आए कि नहीं आए किसी को कुछ समझ में? देखो क में अपन ने आ मिलाया और एक ल में आ मिला दिया, तो कितने का 4 वर्णों का एक अक्षर बन गया काल। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो एक एक वर्ण के 64 बनेंगे, और जितने भी अपने 64 एक बन गए, फिर 2 के संयोग वाले बनेंगे, फिर 3 वर्णों के संयोग वाले, फिर 4 वर्णों के संयोग वाले, 5 वर्णों के संयोग वाले, 6 वर्णों के संयोग वाले, 7 के संयोग वाले, 8 के संयोग वाले, 9 के संयोग वाले, 10 के, ऐसे करते करते कितने के संयोग वाले? लास्ट वाला कितने का संयोग वाला बनेगा? 64 के। 64 वर्ण के संयोग वाले कितने अक्षर बनेंगे? एक ही बनेगा। और एक वर्ण वाला कितने बनेंगे? 64 बनेंगे। बाकी ये 2 का तो सबको निकालना पड़ेगा अपने को, कितने के बनेंगे, 2 के कितने बनेंगे, 3 के कितने बनेंगे, 4 के कितने बनेंगे, लेकिन सबकी टोटल मिलाकर कितने शब्द बनेंगे। और हर एक शब्द में जो अक्षर भी एक बार आ गया, वो अक्षर दूसरी बार नहीं आएगा। जैसे कल, तो कल वो रिपीटेटिव है कि नॉन रिपीटेटिव अक्षर है, ये शब्द है। कल नॉन रिपीटेटिव है कि रिपीटेटिव है? कल अक्षर जिनवानी का खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? मतलब ये जिन अक्षरों में अपनुक्त अक्षर खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, कि पुनरुक्त खिलाएगा? कल में कोई चीज रिपीट हुई है? क्या रिपीट हुआ है? रिपीट हुआ है, और 2 बार है कल में, तो वो अपने हिसाब से इस काउंटिंग में वो शब्द ही नहीं है अपने लिए, वो पुनरुक्त अक्षर है। काल में पुनरुक्त कुछ नहीं है। तो शब्द भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई वर्ड पुनरुक्त नहीं हो, और जो शब्द हमने एक बार यूज कर लिया, हम उसको दूसरी बार यूज नहीं करेंगे, हम नए नए यूज करेंगे। तो ऐसे जब सब शब्दों को मिलके कोई चीज लिखेंगे, जो पद बनाएंगे, मतलब शब्दों को, ऐसे सब शब्दों का यूज करके जब हम जिनवानी लिखेंगे, तो कुल ऐसे शब्द कितने मिलेंगे हमको? इतने, जो कि सब नॉन रिपीटेटिव अर्थात अपनुक्त शब्द है। पुनरुक्त शब्दों की तो यहाँ कोई गिनती नहीं है, वो तो कितने आ जाएंगे?
कितनी चीजें अपन पुनरुक्त होती है, बार बार लिखते हैं, और कई बार आ जाएगा लिखा हुआ और। लेकिन यहां जो हम कह रहे हैं कि सब अपनुक्त अक्षरों का यूज किया, अपनुक्त अक्षर लिखते हैं। अब इन अपनुक्त अक्षरों में 1634 करोड़ का भाग देंगे अपन, कितने का? 1634 करोड़। तो 1634 करोड़ अक्षरों का एक पद होता है, कितने अक्षरों का? 1634 अपनुक्त अक्षरों का एक पद। तो ऐसे पद है 112 करोड़, और ऐसे 112 करोड़ जो अपनुक्त पद है उसको कहते हैं द्वादशांग रूप जिन्वाणी। और जो हमने 1634 करोड़ से डिवाइड किया तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, थोड़ा सा रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो रिमाइंडर बचा वो एक पद भी पूरा बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि एक पद से अधिक पूरा होगा तो डिवाइडेशन करने पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। तो जो थोड़ा सा बच गया अक्षर, जो एक पद जितने भी नहीं बने, 1634 करोड़ भी नहीं है, उसको कहते हैं अंग बाई। और जो बाकी सब जो पूरा टोटल है जितने पद, वो सब क्या कहलाते हैं? अंग प्रविष्ट। माने अंग प्रविष्ट होता है 112 करोड़ पदों का, और अंग बाई में एक पद भी पूरा नहीं होता है। इन अक्षरों में जब 1634 करोड़ का भाग देते हैं तो जो भी रिमाइंडर बच जाता है 1634 करोड़ के भाग देने से, उस रिमाइंडर का नाम क्या है? अंग बाई। और जो 1634 करोड़ का पूरा भाग दिया और जो आया वो कहलाता है अंग प्रविष्ट। देखो एक मिनट, ये सबसे टफ टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, ये समझ, लेकिन थोड़ा सा उपयोग लगाओगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं लगाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा। देखो थोड़ा सा हाँ, ये रहा, ये रहा। देखो कितने अक्षरों का समूह एक पद है? 1634 करोड़ 83,07,888। इतने जब अक्षर मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक पद। अक्षर माने इतने शब्द। ये बड़े हैं कि ये बड़ा है? कौन सी संख्या बड़ी है? ये बड़ी है। इसमें किसका डिवाइड करेंगे? इसका। और डिवाइड देने में जितना पूरा डिवाइड हो गया उतने पद आ जाएंगे, जो बचेगा वो अंग बाई में डाल देंगे। और जितने पद हुए अपन कह देंगे अंग प्रविष्ट में इतने पद हैं, मैंने पूरे अंग प्रविष्ट में बिल्कुल एग्जैक्ट पद है 112 करोड़। देखो कितने पद है, अपन देखते हैं कितने पद है। आपने को कितने पदों का ज्ञान है जिन्वाणी का? क्यों? एक ही पद का ज्ञान नहीं है। और इसलिए जिन्वाणी के बाहर कुछ है ही नहीं, क्योंकि वस्तु अनंत स्वरूप है। अनंत स्वरूप वस्तु के लिए जितने शब्द होंगे हम सारे शब्दों का उपयोग करेंगे। हम कोई शब्द क्यों छोड़ेंगे? हमने सब यूज कर लिए, और वो भी नॉन रिपीटेटिव। अंग बाई कितने अक्षर है? यूं नहीं, जिन्वाणी में ही है, लेकिन वो अंग प्रविष्ट नहीं है। अंग प्रविष्ट एग्जैक्ट पद है, इतने पद। और अंग बाई भी एक पद भी पूरा नहीं है। तो वो जितने भी अक्षर बच गए शेष, उनसे अंग बाई बना। चलो, ये किसको समझ में आया होता?
1 मिनट बता दो तो फिनिश कर। किसी को आया ये ख्याल में तो कल फिर करेंगे अपन रिवीजन। कुछ ख्याल में आया बताओ क्या ख्याल। अक्षर है शब्द नहीं, ये नहीं इतने नहीं, ये उल्टा होता है। 1634 करोड़ है, देखो इतने हैं, ये है इतने अक्षरों का एक पद है। कितने 1634 करोड़ 83,07,081 अक्षरों का एक पद है। और कुल पदों की संख्या 112 करोड़ है। और ये सब मिलके क्या होता है पूरी जिनवानी द्वादशा। मतलब इस तरह से ये पूरा मतलब मैथमेटिक्स से पूरा डेरिवेशन है किस तरह से, कितने पद कौन से अंग में, ये भी पूरा दिया हुआ है। आचार अंग में कितने हैं, सूत्र 12 अंग है ना, 12 अंगों के नाम, तो हर एक अंग में कितने पद हैं वो सब संख्या दी है। और एक एक पद में इतने अक्षर होने चाहिए। 1634 करोड़ 83,07,081 नॉन रिपीटेटिव किसमें से, हाँ और जो रिमाइंडर बाई जितने अक्षर बचे। एक बार जो चीज लिख गई दूसरी बार में, वो शब्द दूसरी बार में यूज कर रहे हैं हम, वो वर्ड यूज दूसरी बार यूज नहीं कर रहे। एक अक्षर में, एक शब्द में एक वर्ड 2 बार नहीं आता, एक ही बार आता। जैसे राम लक्ष्मण गए तो राम 2 नहीं आएंगे, एक राम एक लक्ष्मण। एक शब्द में 2 अक्षर नहीं आएंगे। और एक शब्द जो एक बार रिपीट हो गया वो दूसरी बार नहीं आएगा। तब मिला के ऐसे नॉन रिपीटेटिव से चीजों से अपन मिलकर बनाएंगे तो वो जिनवानी बनेगी। और नॉन रिपीटेटिव इतने तो ऐसा नहीं कि नॉन रिपीटेटिव के अंदर रिपीटेटिव चीज नहीं आएगी, वो भी आएगी, तो कितना बड़ा विस्तार हो जाएगा। जिनवानी कितनी विशाल है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे। कल नहीं भी आया होगा तो कल अपन समझ लेंगे। और ये अपन ने ये बताई थी ना ये सब